हमारे साथ साथ बीजेपी हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल देगी। ये खुफिया जानकारी अभी तक इन्हीं के पास थी। केजरीवाल ने कहा था कि ये कैसी कुर्सी है कि यहाँ पे जो बैठता है वो भ्रष्टाचारी बन जाता है। वो खुद इस कुर्सी पे बैठे और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बन गए। 2014 में लहर थी, लेकिन जो 2024 का चुनाव है इसमें मोदी लहर इफेक्ट बहुत अब बंद है। कह रहे कि झूठ का पुलिंदा है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारे साथ साथ बीजेपी हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल देगी। ये खुफिया जानकारी अभी तक ईडी के पास थी, जिसकी जांच कर रही थी। अच्छा हुआ केजरीवाल ने बोल दिया कि मैं तो भ्रष्टाचारी हूं ही, मेरे साथ जितने विधायक सांसद है वो भी भ्रष्टाचारी हैं, उनको भी जेल में डाल दो। इसके लिए मैं माननीय केजरीवाल जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उगुल तो लिया कि हाँ मैं घोटालेबाज हूं, मैं भ्रष्टाचारी हूं, मेरे साथ उन लोग को भी भ्रष्टाचार के अंदर डाल दो। मैं इसलिए और मैं कहना चाहता हूं कि जो विकास का पुलिंदा बहुत गिना रहे हैं तो जाके बैठे ना आराम से, क्यों इतना प्रचार प्रसार माथापच्ची कर रहे हैं? घर में जाकर अपना इलाज कराएं। विकास किए होंगे तो जनता उनको वोट देगी, नहीं तो जाकर अपना इलाज कराएं। क्यों अपने बहाना मार रहे हैं कि मुझे बीमार हैं, मुझे 7 दिन की छुट्टी दे दीजिए? ये बहाना नहीं चलने वाला। ये झूठ का पुलिंदा फट चुका है। जनता जाग चुकी है, जनता देख रही है और वोट के माध्यम से सहारी का सेवन नहीं करते हैं। दूसरी चीज ये कहते हैं कि हमारे देश में अगर वो पाकिस्तान गए तो हमारे पूरे विश्व में पटल पे ये दर्शाया गया कि भारत हमेशा दोस्ती का हाथ अपनाता है, उसके लिए किसी भी स्थिति में जाने को तैयार रहता है। हमारे पूरे विश्व में भारत की एक पहचान बनी माननीय नरेंद्र मोदी के तत्वाधान में, और ये उस पर आरोप लगाते हैं। ये खुद अपने गिरबान में जाकर देखे, केजरीवाल ने कहा था कि ये कैसी कुर्सी है कि यहाँ पे जो बैठता है वो भ्रष्टाचारी बन जाता है। वो खुद इस कुर्सी पे बैठे और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बन गए। अगर आज के डेट में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है तो वो केजरीवाल है, झूठ का दूसरा नाम है तो वो केजरीवाल है। इतनी जनता बैठी हुई है, पूछ लीजिए। भाजपा और कांग्रेस के विरोध में इन लोगों ने देखा ठीक है, हाँ मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आप क्या जो आप हमें बता दीजिए, आप हमें बताइए कि इंडी गठबंधन जो बना हुआ है उसका नेतृत्व करता कौन है? उसका एक ही नेतृत्व करता है, भ्रष्टाचार। केजरीवाल ने जो नेतृत्व को चुना इंडी गठबंधन का, इतनी जनता को धोखा दिया है। इतनी जनता जो पढ़ी लिखी है वो कांग्रेस और बीजेपी के विरोध में कांग्रेस को नेतृत्व केजरीवाल को नेतृत्व दी थी कि ये जरूर ईमानदारी का पुलिंदा है, ये जरूर ईमानदारी के साथ कहाँ काम करेंगे। लेकिन इतने जनता को उन्होंने धोखा दिया है और इस धोखेबाजी का जवाब जनता इस बार अपने वोट के माध्यम से लोकसभा में देने जा रही है। और लोकसभा में आज बहुमत के साथ 400 के बाद माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता बताए आखिर इस झूठ का मायने। बीजेपी अपने कैंडिडेट्स उतारती है, एक स्ट्रेटेजी के साथ काम करती है, लेकिन आपको लगता नहीं कि इस बार जो है मुकाबला कांटे का है और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उसी स्ट्रेटेजी के साथ उतारे? देखिए, इस बार जो रोहतक सीट है, मेरे ख्याल से सारे सीटों पे लगभग 7 से 8 सीटों में, जो आपने पहले भी कहा था, कांटेदार टक्कर है। 2019 का चुनाव था, एक मोदी लहर थी कि लोग मोदी के नाम पे वोटिंग कर रहे थे। 2014 भी में लहर थी, लेकिन जो 2024 का चुनाव है इसमें मोदी लहर इफेक्ट बहुत डाउन हुआ है। अगर ग्राउंड लेवल पे आप जाके लोगों से पूछिएगा तो मोदी लहर बहुत कम है। अब लोग जानना चाहते हैं कि जो हमारे सांसद प्रत्याशी हैं वो हमारे जमीनी मुद्दों से कितने जुड़े हुए हैं, जमीनी परेशानियों से कितने जुड़े हुए हैं, वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं। अब मोदी इफेक्ट वो काम नहीं कर रहा है। इस बार हरियाणा में क्या हुआ है, 2019 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है, 6 से 7% वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है। और दूसरा फैक्टर ये काम कर रहा है जो बीजेपी के लिए सही नहीं है, गांव का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है और टाउन का वोटिंग परसेंटेज कम है। एक बात और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, एक जो वोटिंग परसेंटाइल हालांकि 5% के अराउंड कम रहा है, ये कोई बहुत ज्यादा कम नहीं कह सकते हम कि कोई बहुत बड़ा फेरबदल कर देगा। लेकिन जो एक रूरल अर्बन एरिया में हमने देखा कि रूरल एरियाज में वोटिंग परसेंटाइल ज्यादा रहा इन कंपैरिजन टू अर्बन एरिया, वो दैट विल मेक अ डिफरेंस। देखिए, 5% मैं मानता हूँ कि 5% जैसे 7,500 से अभी हारे हुए थे रोहतक में, तो मुझे ये चौटाला जी, तो मुझे लगता है कि इस बार गठबंधन में नहीं है बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। और 5% पोलिंग घटा, गांव का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, टाउन का डाउन हुआ, ये इफेक्ट करेगा बीजेपी को। मोदी लहर भी नहीं है, लेकिन कुछ भी हो, मुझे लगता है कि बीजेपी 7 से 8 सीट
जितने में जीत हासिल करेगी। और कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं, आपसे गठबंधन है कांग्रेस का, उन्होंने सुशील शर्मा जी को उतारा है, सुशील गुप्ता जी को। और लेकिन वहां भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो नाखुश हैं आपसे गठबंधन से। उनको ये डर लग रहा है कि केजरीवाल जेल में गए हुए हैं शराब घोटाले में, उससे हमारे वोटरों के प्रति, हमारे पार्टी के प्रति बहुत लाभ नहीं मिला। एक चीज मैं इसमें और थोड़ा सा जानना चाह रहा हूं आपसे। आप चूंकि ये कह रहे हैं कि देखिए इस बार जो लहर आप कह रहे थे कि जो 2019 में थी वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि 7 से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही, तो इसके पीछे का एनालिसिस क्या है, क्या कारण आपको नजर आता है? क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप ये कह रहे हैं कि लहर नहीं है, उसके बावजूद भी फाइट नहीं हो पा रही उस तरह की, या वो जीत में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो कारण क्या है? उसका इफेक्ट ये भी है कि जो इंडी गठबंधन बना हुआ है, इंडी गठबंधन में सामंजस्य की स्थिति नहीं है। पहली चीज ये नहीं है कि हमारा जो प्रतिनिधित्व करेगा इंडी गठबंधन से प्रधानमंत्री के तौर पर, हमारा देश का जो प्रतिनिधित्व करेगा, वो कंफ्यूजन जनता को किया हुआ है। और इंडिया गठबंधन से ये चीज क्लियर है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और दूसरा इफेक्ट ये कर रहा है कि अगर इंडी गठबंधन अपने सारे जो गठबंधन के जो भी पार्टियां हैं उनके साथ मीटिंग हुआ, ममता बनर्जी नहीं पहुंची, उसमें 3 नेता नहीं पहुंचे, ममता बनर्जी नहीं पहुंचे, और वो कौन से साउथ के हैं पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं नाम, हाँ जो भी है आप, जो हाँ, वो भी जस्ट स्टालिन नहीं पहुंचे, एमके स्टालिन, हाँ वो भी नहीं पहुंचे। तो लग रहा है कि जो ये गठबंधन की स्थिति है अभी से डमाडोल लग रही है। अभी तो कांग्रेस ने मना भी किया था कि मैं जो एग्जिट पोल होगा उसमें हाजिर नहीं होगा, शायद अभी नीयूज भी आया है कि नहीं, वापस कर लिया उन्होंने, वापस कर लिया। तो ये डर का माहौल है। गठबंधन हरियाणा में कितना, क्योंकि एक ही सीट पर हम देख रहे हैं, लेकिन जनता तो देख रही कि मेरा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। मैं यही जानना चाह रही हूँ आपसे कि जो नेशनल इंडिया गठबंधन का एक छवि है, जो इमेज है, क्या वो हरियाणा में भी वो इफेक्ट करेगा, प्रभाव पड़ेगा। अगर आप जब 2019 का चुनाव देख रही हैं तो मोदी इफेक्ट काम किया था कि 10 में 200 सीटें गई थी बीजेपी को। नहीं तो जैनेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग ये देखें कि जो कांग्रेस कहती है कि भाई अब देखिए परिवर्तन का मन प्रदेश की जनता ने बनाया है, ये विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में तो काम कर सकता है, लेकिन जब बात लोकसभा की आती है तो चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक फटीग फैक्टर होने के बावजूद, वो एक लहर ना होने के बावजूद भी जनता चूंकि एक चेहरा देख रही कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा ऑप्शन क्या है, इसलिए वोट दे रही है। ये इसलिए वोट दे रही है। अगर यही इंडी गठबंधन अपना एक फेस नेतृत्व करता उतारी होती, वो क्लियर की होती, तो शायद इंडी गठबंधन भारी रहती। जैनेंद्र जी, जब मुद्दों की बात होती है तो देखिए नेशनल मुद्दे हर बार बीजेपी की तरफ से हावी तो रहते ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी रैलियों में जिक्र करते हैं राम मंदिर का, धारा 370 का, लेकिन साथ ही साथ जब राहुल गांधी रैलियां करते हैं हरियाणा में तो वो मुद्दा उठाते हैं अग्निवीर योजना का, वो बात करते हैं महंगाई की, बात करते हैं भ्रष्टाचार की, बात करते हैं बेरोजगारी की। तो क्या वो कनेक्ट जो जनता चाहती है कि इस वक्त हमारे मुद्दों पर बात होनी चाहिए, उसका एक डिफ्रेंशिएशन आप देख नहीं पा रहे हैं कि क्या ये राष्ट्र बनाम जो स्थानीय मुद्दे हैं, इनमें इन मुद्दों के लिहाज से हरियाणा को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मुद्दे की अगर बात कर रही हैं तो मुझे लगता है कि देश के लिए और जनता के लिए सिर्फ धर्म से ही मुद्दे खत्म नहीं होते हैं। धर्म और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक है राजनीतिक समीकरण में। आप जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने जब रैलियां शुरू की थी चुनाव के दरमियान, और 2019 के रैलियों में उन्होंने मुद्दा उठाया था, महंगाई का मुद्दा उठाया था, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, रोजगार का मुद्दा उठाया था, किसानों का मुद्दा उठाया था, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया था, और वही 2019 तक भी उठाया। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी द्वारा ये मुद्दा गायब दिखे। सबसे ज्यादा अगर रैलियों में मंचों से कहा गया तो हमने राम मंदिर बनवाया, हमने 370 धारा हटवाई। हरियाणा की जनता के माइंडसेट के लिहाज से, चूंकि आई बिलोंग्स टू हरियाणा, हरियाणा के आदमी, हरियाणा के जनमानस के भीतर मुझे लगता है जो स्थानीय मुद्दे हैं उनका एक ज्यादा इम्पैक्ट नजर आता है बजाय के राष्ट्रीय मुद्दों के। जो राम मंदिर की बात है, धारा 370 की बात है, ठीक है, बहुत अच्छे फैसले हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन फिर भी जनता जो है वो कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर, उन मूल मुद्दों पर बात करना चाहती है, जो चाहे आप किसानों की बात कर लें या आप खिलाड़ियों की बात कर लें। जब जंतर मंतर पर खिलाड़ी प्रदर्शन करते हैं तो आदमी विचलित होता है हरियाणा का, किसानों की बात होती है तो वो अपने से कनेक्ट करके देखता है। तो आपको लगता नहीं कि इन मुद्दों का प्रभाव कहीं ना कहीं दिखेगा? बिल्कुल, इन मुद्दों का प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जनता भी 5 साल देखी आपको, फिर 10 साल देखी, अगले चुनाव में फिर एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है कि आपने कहा था मैं रोजगार, बेरोजगारी और महंगाई, और जो हमारे खिलाड़ी थे उनको आप लोगों ने सम्मान नहीं दिया, जो महिलाओं का सम्मान था वहां भी हुआ, तो ये इफेक्ट पड़ा इस चुनाव में। देखिए सर, एक चीज मैं ये चीज इसमें थोड़ा सा और जोड़ रहा हूं आपके साथ, क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि ये सारे मुद्दे लोगों के जहन में हैं, ये हरियाणा की जनता के भी जहन में हैं। पहला चुनाव हम लोगों ने 14 का देखा, मोदी की लहर थी, जीत गए।
19 में ये देखा कि 14 में चलिए कुछ रह गया था, 19 में पूरा कर देंगे, जनता ने वोट कर दिया। अब 24 में आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि आप अभी भी ये कह रहे हैं कि ज्यादा जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएंगी, इसका कोई बेसिक 2 कारण अगर आप या 3 कारण बता सकें एनालिसिस करके कि ज्यादा सीटें क्यों मिल रही हैं? दूसरा कि जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये केवल ऑप्शन ना होने की वजह से, ऑप्शन होने की वजह से, और जो 10 से 10 सीटें आई थी, और ये जो हमारे 5-7 सीटें, जो 7 सीटें जो अगर बीजेपी जीतती भी है तो मार्जिन बहुत कम होगा, अंतर कम होगा इन मुद्दों की वजह से। अच्छा, तो ये डिफरेंसेस है 2019 और 2024 के चुनाव को लेकर। समय की थोड़ी कमी है क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो ही गया है आयुष, और 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। किन सीटों पर किसका दबदबा होगा, कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, जनता किसको अपना प्रतिनिधित्व देती है, ये अब देखने वाली बात रहेगी। उससे पहले ये एनालिसिस का दौर हमारा चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।